देश में कोरोना की रफ्तार घटी है, लेकिन तीसरी लहर का डर लगातार बना हुआ है। आशंका इस बात की है कि तीसरी लहर बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। बच्चों में कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, कैसे बच्चों को कोरोना से बचा सकते हैं, और अगर बच्चे कोरोना की चपेट में आ जाएं तो उनका ध्यान कैसे रखना है, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। बच्चों में कोरोना के खतरे से जुड़े हर सवाल के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर सुमित चक्रवर्ती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। डॉक्टर सुमित, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या तीसरी लहर में बच्चे कोरोना के निशाने पर ज्यादा होंगे? ऐसा है कि बच्चे तो फर्स्ट वेव ट्रेंड देखें। फर्स्ट वेव का जो था 2% था, सेकंड वेव में 12% बच्चे इफेक्टिव हुए, थर्ड वेव में और ज़्यादा होंगे। जितना बच्चे बाहर निकलेंगे, एक्सपोज होंगे, उनको उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव में वायरस स्पेसिफिकली बच्चों पर अटैक करेगी। इट इज़ गोइंग टू अटैक एवरीवन, जो उसके सामने आएगा उसको इन्फेक्शन करेगी। सिर्फ ये है कि हम बड़े एडल्ट्स जो हैं 18 एंड अबव को हम वैक्सीनेट कर चुके होंगे, तो वो रिलेटिवली सेफ होंगे। बच्चे ससेप्टेबल होस्ट रहेंगे, वायरस ने तो कहीं अटैक करना है, तो जो उनको ससेप्टेबल होस्ट दिखेगा वायरस को, उसको वो पकड़ लेंगे। इसलिए बच्चों में डेफिनेटली वी एंटिसिपेट कि ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे ज़्यादा पकड़ में आएंगे नेक्स्ट वेव में। ठीक है। डॉक्टर अशोक, मेरा अगला सवाल आपसे है और जम्मू से हमारे दर्शक ने ये सवाल आपसे पूछा है। मेरा नाम अनुराधा है। मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा 13 साल का है और जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव जो आने वाली है वो बच्चों पे ज़्यादा अफेक्टिव होगी। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी है। मैं अयोध्या से हूँ। मेरा 8 साल का बेटा है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या एहतियात बरतें? आज जैसा इन लोगों का आपका सोचना है वो बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ये आज हमारे दिमाग में सबकी संभावना है कि तीसरी वेव जब भी आएगी वो वेव बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। और बच्चों को बचाव करने के लिए एक चीज़ जो समझ में सबको आई है कि बच्चों को संक्रमण अडल्ट से ही मिल सकता है, क्योंकि वो ही ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्वान्टिटेटिवली कम होता है। केवल 40% पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे से दूसरे बच्चे को संक्रमण हो। तो ये कि हमको अडल्ट्स को ध्यान रखना होगा कि हम अपने घर में संक्रमण लेके ना आए। कारण ये है कि अब तक जो भी स्थिति रही है लॉकडाउन में, बच्चे ही सबसे ज़्यादा घरों में रहे हैं, उनकी स्कूलें बंद रही हैं, उनका मूवमेंट कम रहा है। तो आने वाले समय में भी उनका जो संक्रमण अगर होने की संभावना रहेगी, वो आपके अपने परिवार के सदस्य या अपने घर में आने वाले सदस्य से रहेगी। उन लोगों को चाहिए कि वहाँ एक अपना टीकाकरण करा के रखें, ताकि उनको संक्रमण न लगे। दूसरी चीज़, घर में 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि वो हाथ को बराबर सैनिटाइज़ करें, या वो सारी सरफेसेस जहाँ हाथ छूना बार-बार पड़ता है, उस एरिया को या उस सरफेस को सैनिटाइज़ करके रखें। तीसरी चीज़, बच्चों अपना मास्क का उपयोग करें, और साथ ही साथ सेफ डिस्टेंसेस जब भी कभी बाहर जाएँ, तो लोगों से बराबर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि वो संक्रमित ना हो, और जी। संक्रमित नहीं होंगे तो घर में संक्रमण नहीं लाएँगे। इसके अलावा आप चाहेंगे कि आपको बच्चों को एक तो पोषण अच्छा दें, खास तौर से ये है कि उनको ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियाँ ज़रूर खिलाएँ, और उनको फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज़ की तरफ प्रमोट करें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। तो एक तरफ तो आप ये कोशिश करेंगे कि संक्रमण घर के अंदर ना लेके आएँ। दूसरी चीज़, उनकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ाएँ, और तीसरी चीज़, उनको तनाव से दूर रखें। उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है, उससे दूर रखें। और बहुत सी बार हो सकता है कि साइंटिफिकली सही भी हो, पर वो आपके घर में तनाव पैदा करती हो, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को ना बताएँ। ठीक है, इन और बातों का बहुत ध्यान जितना भी रखना आप होगा। अब मेरा डॉक्टर सुमित से अगला सवाल है। डॉक्टर सुमित, किन बच्चों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है? मैडम, कोरोना तो सबको होगा। फॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं, बच्चों में बहुत माइल्ड है। ऐसा कुछ नहीं है किसी बच्चे को खतरा ज़्यादा है, किसी को कम है। जो बच्चे क्रॉनिक इलनेस वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बच्चे डेफ़िनिटली एट रिस्क ज़्यादा होते हैं कि उनको ज़्यादा सीरियस होगी बीमारी। बट अदरवाइज़ ये ना बड़ी मिस्टीरियस वायरस है, तो इसका कोई पता नहीं है किस बच्चे को सीरियस करेगी, किसको नहीं करेगी, पहली बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वेव की, फॉर्च्यूनेटली हमारे पास जो भी केसेज़ आए हैं, बहुत ही माइल्ड हुए हैं। दैट इज़ अ वेरी फॉर्च्यूनेट पार्ट। एज़ अ पीडियाट्रिशियन मैं बहुत धन्य करता हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों में केसेज़ बहुत माइल्ड आए हैं।
ठीक है। डॉक्टर अशोक, एक दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं मुरादाबाद से जीके पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है कि जो कोविड की थर्ड लहर की बात की जा रही है जो बच्चों के लिए हानिकारक है, तो हम पूछना चाहेंगे कि बच्चों को तो नॉर्मली खांसी, जुकाम, नज़ला होता ही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोविड के कोई लक्षण हैं या नॉर्मली जैसे खांसी, जुकाम, फ्लू या कुछ ऐसा है? ये है कि जो लक्षण जो कोविड को इंडिकेट करेंगे उसमें बहुत बदलाव आया है। पहले जो फर्स्ट वेव था उसमें हम केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया यही मान रहे थे और साथ ही इसलिए अगर आपने देखा होगा कि हमारे सारे रिकमेंडेशंस जो शुरू में आई हैं वो केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको नापने के लिए सिखा रहे थे। अब क्या है कि जैसे ये सेकंड वेव आई है तो इसमें मुख्यतः पेट के लक्षण यानी कि पेट में दर्द होना या दस्त में खून आना या लिवर के लक्षण है जैसे पीलिया होना या बच्चों में हार्ट डिसऑर्डर स्पेशली जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखने को मिल रहा है उसमें बच्चों में दिल में खराबी आना, ब्लड प्रेशर गिरना, बेहोशी आना या कभी कभी हेमरेजेस होना या कोएगुलोपैथी होना भी देखा जा रहा है। तो ये है कि आने वाले टाइम पे जो आएंगे लक्षण वो वेराइड हैं, इसलिए आप और पहली चीज दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इस फेज में देखने को मिल रही है अनएक्सप्लेन्ड फीवर, मतलब बच्चे के अंदर बुखार है और वो बुखार रुक ही नहीं रहा, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उनके इन्वेस्टिगेशंस में भी कोई डेफिनेट पॉजिटिविटी नहीं आ रही है और इसलिए अगर लंबा बुखार चल रहा हो या बच्चे को बुखार के साथ ऐसे लक्षण हो जिसमें कि पेट में दर्द होने के साथ दस्त में खून आ रहा हो या पीलिया हो रहा हो या बेहोशी आ रही हो या सांस तेज चल रहा हो या हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो या कहीं पे भी थक्का जमने के लक्षण आ रहे हो, तो इनमें से कोई भी लक्षण कोविड का हो सकता है और इसलिए आने वाले समय पर अगर जैसा हिस्ट्री चलेगी, खास तौर से अगर बच्चा जी। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो, ऐसे कोई लक्षण हो, तो आप उनको जरूर टेस्ट करवा के कंफर्म करें कि आपके बच्चे को कोविड है या नहीं है। ठीक है। डॉक्टर सुमित, ये बताइए, हल्के लक्षण वाले बच्चों का घर पर क्या इलाज है? अभी मैडम, सबसे पहली बात जसप्रीत जी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में जब एक्यूट फेज होता है तो हमें घबराना नहीं है। इन्फेक्शन हुआ, बच्चों में बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम। बुखार है तो बुखार की दवाई, खांसी है तो खांसी की दवाई, उल्टी है तो उल्टी की दवाई, जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशन है लूज मोशन की दवाई। एक तो हो गया मेडिसिन का पार्ट पहला। दूसरा पार्ट आता है मैडम बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान रखने का। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बीमारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। आपकी जो इम्यूनिटी है, हम चाहते हैं रोबस्ट इम्यूनिटी, एक दिन में मल्टीविटामिन दे दें, जिंक दे दें, विटामिन सी दे दें, सब दे दें, दैट इज गोइंग टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी? नो। हमारी इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी बूस्टेड अप बाय आवर डाइट। जब हम इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी का यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, हमारी एक्चुअली कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी हायर देन व्हाट वी ईट नॉर्मली। ऐसे ही बच्चों को जब हम इन्फेक्शन होती है, व्हाट वी रिकमेंड कि भाई आप खाना अच्छे से खाएं। एटलीस्ट मैं रूल ऑफ थ्री हम बोलते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, या रिकमेंडिंग रूल ऑफ थ्री कि बच्चों को 3 प्रकार के लिक्विड दें। ओआरएस हो गया, नारियल पानी हो गया या सादा पानी, या जो भी बच्चा चाहे पिए। 3 तरह के हरी सब्जियां दें, 3 तरह के फल खिलाएं, और अगर बड़ा बच्चा है, 4 साल से बड़ा बच्चा है, तो 3 तरह के ड्राई फ्रूट खिलाएं। तो ये जो हमारे डाइट है, विटामिन सी हमें मिलता है, जिंक मिलता है, विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट से, जिंक मिलता है, जिंक एंड अदर विटामिन फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स। तो डाइट पे हम फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है मैम, जी, और डॉक्टर जो अशोक, रहता है बच्चों जी, में, कुछ डॉक्टर बच्चे होते तरुण, हैं जिनको अब सीरियस डॉक्टर अशोक से हम जवाब ले लेते उनको हम हैं। आइडेंटिफाई। डॉक्टर अशोक, अगर हल्के लक्षण वाले बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए, जो डॉक्टर तरुण ने भी बताया, आप जरा बताइए कि क्या क्या डाइट में होना चाहिए? हल्के लक्षण में खाने में कोई मेजर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, केवल ये है कि आप खाना ऐसा दें जो आसानी से पच सके। जैसे अब आप देखिए घर में, हमारे घर में कोई भी बीमार होता है तो थोड़ा प्री कुक्ड वाला, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, मतलब इसमें क्या प्री कुक्ड होने से आपका डाइजेस्ट करना आसान होता है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बच्चों को ताज़ा फल देने ज़रूरी है
और ताज़ा सब्जियां देनी ज़रूरी है और हरी सब्जियां देनी ज़रूरी है, और वो सब ऐसा खाना होना चाहिए जो हमेशा ताज़ा बना हुआ हो। बाकी ऐसा कोई विशेष अलग से न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट नहीं है। बैलेंस डाइट देनी है आपको, जिसमें प्रोटीन भी होंगे, फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो एक बैलेंस डाइट देने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर सुमित, अहमदाबाद से कविता शर्मा का हमारे लिए आपके लिए सवाल है, जरा वो सवाल सुन लेते हैं। मेरा नाम कविता शर्मा है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा 14 साल का एक बेटा है। मैं डॉक्टर से सवाल है कि उसे कोरोना हुआ था, वो एसिम्प्टोमेटिक था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हमारा बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें एज सच कोई दूसरी चीज, फॉर्चुनेटली बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे हैं जिनमें कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आज हम पॉजिटिव हुए, हमें आज कुछ नहीं हुआ। आज से 2 से 4 हफ्ते के बाद हमारे बच्चे में कुछ सिम्टम्स आने की संभावना है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट की परेशानी लगे, सांस फूलने लगे, बुखार चलता रहे लंबे समय तक, या कोई और परेशानी हो जो कि अनयूजुअल है, जो कि बच्चे में नॉर्मली नहीं देखी गई थी, कोई ब्रेन के सिम्टम्स हो। ऐसा कोई सिम्टम अगर कोविड पॉजिटिव होने के 2 से 4 या 3 महीने तक भी अगर सिम्टम आते हैं, दैट इज द टाइम जब हमें जाके अपने पीडियाट्रिशियन को मिलना चाहिए एंड वी शुड गेट आवर चाइल्ड इवैल्यूएटेड कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पोस्ट कोविड तो नहीं है कहीं बच्चों में, हमारे बच्चे को। ठीक है डॉक्टर अशोक, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर अशोक, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर अशोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर तरुण, मैं आपसे ये सवाल ले लेती हूँ, माफ कीजिएगा डॉक्टर सुमित हैं, कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो डॉक्टर सुमित क्या करना चाहिए? डॉक्टर सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर से, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बच्चों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, बच्चों के माता पिता को क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में और हमारे दर्शकों ने भी हमारे लिए बहुत सारे सवाल भेजे हैं। डॉक्टर सुमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी डॉक्टर सुमित, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर सुमित, अभी नहीं आ रही है आवाज। मैं फिर से अपना क्वेश्चन दोहराती हूं, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो फिर क्या करना चाहिए? लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर अशोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए सर। जी डॉक्टर अशोक, सवाल मेरा ये है कि अगर कोरोना के लक्षण ना हो बच्चे में लेकिन हाँ टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करना चाहिए? टेस्ट में क्या होगा कि टेस्ट उस पर निर्भर करता है कौन से टेस्ट की बात कर रही है। एक तो होता है आरटीपीसीआर, एक होता है एंटीजन टेस्ट। अगर ये दोनों इनमें से कोई भी पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर वायरस है। पर वायरस ने कोई भी बीमारी का लक्षण पैदा नहीं किया है। आप संक्रमण देने की क्षमता रखते हैं, तो आप इस समय आप अपने आप को आइसोलेट करें और दूसरे व्यक्ति से दूर रहें, और जब तक कि आपके संक्रमण नेगेटिव नहीं आ जाता है, तो ये डेफिनेटली है कि आप उस टाइम पे पॉजिटिव हो और आप इन्फेक्टिव हो और इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की संभावना रखते हो, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, दूसरों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर सुमित, छोटे बच्चों को कोरोना हो तो उनको कैसे आइसोलेट करें हम? डॉक्टर सुमित, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, कनेक्शन में दिक्कत है। डॉक्टर अशोक, मैं आप ही से जवाब लेती हूं, अगर छोटे बच्चों को कोरोना हो तो उनको कैसे आइसोलेट करें? और तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर बना हुआ है। हमारे साथ 2 जाने माने डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सुमित। लगातार हम उनसे तीसरी लहर को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे इससे कैसे निपटे। डॉक्टर सुमित, हमारे दर्शक बरेली और मुंबई से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हरेंद्र चौधरी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे 11 साल और 7 साल के 2 बेटे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिलेगी। और
मेरा नाम फरहत नकवी है, मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी 14 साल की है। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें हम अपने बच्चों को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं? हमें उनको क्या आहार देना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे इस कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रह सके? मेरे बेटे का नाम अनय श्रीवास्तव है और वो 8 साल का है। क्योंकि सभी को पता है कि अभी सबका फोकस थर्ड वेव पर है, जो कि बच्चों के लिए है। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक ही सवाल है अभी कि अभी से बच्चों के लिए किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, उनका डाइट किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत मेन रोल निभाता है किसी भी बीमारी के लिए। बहुत ही उत्तम सवाल है मैडम। ये सभी का लगभग एक ही सवाल है कि अपने बच्चे को हम कैसे सुरक्षित रखें। यही सवाल मेरा भी अपने आप से होता है, बच्चों को कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज मैडम, अपने बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं। जो रिकमेंडेशंस हैं 12 साल से ऊपर मास्क, किसी भी बच्चे को 12 ईयर से ऊपर एज अडल्ट्स की तरह मास्क पहनना है, प्रेफरेबली N95। अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क। पहली बात तो मास्क है सबसे जरूरी। दूसरा, बच्चों से बातें करें, उन्हें समझाएं कि भाई दूरी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना है। वल्नरेबल एज है, बच्चों का मन करता है मैं यहाँ जाऊँ, स्विंग पे जाऊँ, झूले झूलूँ, वीडियो गेम खेलूँ, दोस्तों के साथ खेलूँ, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करनी है। वी हैव टू टॉक टू देम, उनसे बात करके उनका ये दूर करना है कि बेटा ये अभी इस साल आपको बैठना पड़ेगा घर में, ना स्कूल जाना है ना कहीं सोशलाइजेशन के लिए जाना है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैडम, ये तो हो गए बचाव के। तीसरी चीज़, घर से अननेसेसरी बाहर ना निकालें बच्चे को। जैसे 8 साल का बच्चा है जिनका मैडम का, 8 साल का बच्चा भी मास्क पहन सकता है, बट 1-to-1 पेरेंट की सुपरविजन में। तो पेरेंट्स को इंश्योर करना है कि बच्चा अच्छे से मास्क पहने। ये हो गई हमारी बात प्रिवेंशन की। दूसरी चीज आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें आती हैं मैडम? इट इज नॉट ओनली न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज वन फैक्टर ऑफ इम्यूनिटी। बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन, इस पे मैं आऊंगा। और क्या जरूरी है? लाइफ स्टाइल, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, एडिक्वेट स्लीप लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ रूटीन। अब आज की डेट में डॉक्टर्स कहते हैं आधा घंटा इनको वॉक कराओ। अब वॉक कहाँ से करे बच्चा? बाहर तो ले जा नहीं रहे आप, हमने तो घर में कैद कर रखा है। तो क्या करना होता है? बच्चे को सिखाना पड़ता है, बेटा खाना खा लिया, आओ खाना खा के सब लोग हम 10 मिनट डाइनिंग टेबल के आसपास ही 10 चक्कर लगाते हैं और वी वॉक फॉर 10 मिनट्स, 1000 स्टेप्स आफ्टर ईच मील। दिस विल टेक यू अ लॉन्ग वे। इफ यू टेक 1000 steps after each meal, any age group, your food will be digested, your body will have a better immunity, आपकी absorption of food is much better. So ये जो lifestyle modifications हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, अननेसेसरी टीवी न्यूज, अननेसेसरी जो नेगेटिव न्यूज है वो नहीं सुनानी है। पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली सुनानी है, बट नेगेटिव न्यूज कुछ ज्यादा आ रही है आजकल बिकॉज ऑफ कोविड, इसलिए वो चीज अवॉइड करनी है। चौथा है मैडम स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को रोकना। बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, अब मतलब मजबूरी है, स्कूल भी आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे स्कूल्स भी ऑनलाइन है। उसके बाद बच्चे को खुद भी मन करता है मैं वीडियो देखूं, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं है। तो पेरेंट्स को इनोवेट करना है। एज अ पेरेंट्स आई हैव, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करता हूँ घर बैठ के, आई प्ले कार्ड्स विद देम, आई प्ले कैरम विद देम, आई ट्राई टू प्ले सम फिजिकल गेम्स, जैसे घर के अंदर ही थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लिया। तो बच्चों को, आपको एज पेरेंट्स हमें इनकलकेट करनी है वो चीजें, हमें बच्चों को दिशा दिखानी है कि बेटा आओ लेट्स डू बिल्कुल, दिस। बहुत हमें अहम बच्चों को अपने जानकारी साथ डॉक्टर ज्यादा सुमित इन्वॉल्व आपने करना है। दी है और ये हर किसी के लिए जरूरी है। डॉक्टर अशोक, क्या बिना लक्षण वाले बच्चों के ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखनी चाहिए? अब बिना लक्षण वालों में तो कोई जरूरत ही नहीं है। कारण ये कि ये एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में वायरल इन्फेक्शन कहीं भी फैला हुआ नहीं है और वो कहीं भी वो सिम्टम नहीं दे रहे हैं। सिम्टम के बगैर कोई भी डिजीज के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी लाने में परेशानी है, क्योंकि बहुत सी बार आप देखेंगे कि जो हमारे पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं वो भी अप्रोप्रिएटली वर्क मतलब काम नहीं करते हैं। और अगर आप कोई गलती से गलत रीडिंग देख लेंगे तो एक अननेसेसरी चिंता का विषय बनेगा। तो आप जो भी क्या बोलते हैं, आपके सांस की तकलीफ के लिए जो देख रहे हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने लक्षणों को मॉनिटर करना है कि अगर आपको ये जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके साथ साथ आपको कोई बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, या पेट में गड़बड़ हो रही है, या आपको कोई नीले या चकत्ते जैसे कहीं शरीर पर नज़र आ रहे हैं, या आपके हाथ पैरों में कोई ठंडा की आंकड़न आ रही है, लक्षण हुए बगैर इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हो यही रहा है आज की तारीख में। काफी लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि उनके लक्षण तो है नहीं, हर तीसरे दिन चौथे दिन जाके अपना कोविड टेस्ट करा लेते हैं।
ऐसे देखते हैं कि कहीं मेरे को कोविड तो नहीं लग गया, क्योंकि कोविड लग गया है, पर जी, अगर आप आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है ठीक तो है, तो अभी ये आपको कोई सावधानियां परेशानी बरतनी होने की। होगी। डॉक्टर सुमित, मेरा आपसे सवाल है कि दिल और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए? बचाव के तो वही तरीके हैं जो रोज हम सुनते हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, एंड स्टे होम, ये और हैंड सैनिटाइजेशन, यही बेसिक लक्षण है, बचने का यही तरीका है पहला। दूसरा क्या होता है, जैसा कि अभी बातों में बताया था डॉक्टर साहब ने, कि पेरेंट्स बाहर जाते हैं, बच्चा घर पे, पेरेंट्स बाहर गए, पेरेंट को, फादर को इन्फेक्शन हो गई, उससे बच्चों को फैलेगा। तो एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब हमारी पीक पे थी कोविड ट्रांसमिशन इसी महीने में, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि घर पे भी मास्क पहनो। आई थिंक दैट इज टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिकल था व्हेन वी आर इन एट द पीक ऑफ कम्युनिटी जी, ट्रांसमिशन। घर पे भी अगर हम मास्क पहन के रखें, स्पेशली जो बच्चे एट रिस्क हैं, इफ यू कैन मोटिवेट देम, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू कैन मोटिवेट देम, घर पे मास्क पहन के रखें वो, तो कुछ हद तक उनका संक्रमण बच सकता है। ठीक है। डॉक्टर अशोक, अहमदाबाद से हमारी दर्शक अनुजा सिंह का एक सवाल है आपके लिए। मेरा नाम अनुजा सिंह है। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा एक 9 साल का बेटा है। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी कोरोना के कोई सीरियस आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं? जैसे बड़ों में ड्यूरिंग रिकवरी या आफ्टर रिकवरी ब्लैक फंगस के केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं। क्या बच्चों में ऐसे कोई सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बच्चों में जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स अभी हुआ क्या कि जो पहला वेव आया था उसमें बच्चों में संक्रमण बहुत कम हुआ था और बहुत माइल्ड हुआ था, और इसीलिए उसमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को अभी ज़्यादा नहीं मिले हैं। इस बार जो सेकेंड वेव है इसमें डेफिनेटली ज़्यादा गंभीर संक्रमण भी आया है और ज़्यादा लंबा संक्रमण भी आया है, और आने वाले समय पर यही हमें देखने की ज़रूरत रहेगी कि कोई सेकेंडरी इफेक्ट नहीं आया। कुछ केसेस जरूर ऐसे मिले हैं जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन में परेशानी आ रही है, उनको लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ रहा है। पर ये कि हाँ, सेकेंडरी इफेक्ट्स अभी हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ जो और ज़्यादा देखने को मिल रही है वो हमारे को साइकोलॉजिकल या मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी, क्योंकि जो ये कोविड का फेज़ हुआ है, स्कूलिंग बंद हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चों में देखने को मिल रहा है। उनको एंग्ज़ायटी ज़्यादा मिल रही है, डिप्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, रात को तो इन सब नींद से आने में बचना दिक्कत चाहिए। आ रही डॉक्टर है। सुमित भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर सुमित। मैडम, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जो मैडम का सवाल है। एक तो पोस्ट कोविड जो है बच्चों में आ रहा है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में हमसे पहले आया था कोविड, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, MIS, 2 से 4 हफ्ते में मेनली इन्फेक्शन के बाद बच्चों में आ रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू वॉच, एनी अनयूजुअल सिम्टम आफ्टर 2 to 4 weeks ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन। दूसरी चीज, ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर है। आई डोंट थिंक वी शुड बी स्केयर्ड अबाउट इट। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट चिल्ड्रन इन द लॉन्ग वे। ऐसे तो मैम 15 साल से आईसीयू संभालते हैं, आई एम लुकिंग आफ्टर द आईसीयू फॉर लास्ट 15 years। और बच्चे जो सिक होते हैं उनमें हम हायर एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, क्योंकि उनकी क्लिनिकल कंडीशन डिमांड करती है। ऐसे बच्चों में फंगल इन्फेक्शन कोई नई चीज नहीं है, ये तो हम जी, 15 साल से देखते रहे, मैं देख रहा हूँ, और ये तो सालों से चलता आ रहा है। जो मेरे सीनियर्स हैं वो तो कितने सालों से देखते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन आर अ पार्ट, बच्चों में होते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ पैंडेमिक, बहुत सारे लोग एक साथ अफेक्ट हुए हैं, सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ केसेस एट वन मतलब गो। पहले से सो मौजूद ऑल थे वी लेकिन नीड अब टू डू ज्यादा इज देखने को मिल रहा है। ठीक अननेसेसरी है, यूज ऑफ ठीक है। स्टेरॉइड्स नहीं डॉक्टर होना। अशोक, कौन से लक्षण दिखने पर बच्चों को अस्पताल ले जाना चाहिए? जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि हमारे जो अब देखने को मिल रहा है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आमतौर पे कोविड होने के 2 से 4 सप्ताह के बाद आता है पहले। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि ये भी देखने को मिला है कि कुछ केसेस में जिनमें आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आया, जिसमें एंटीजन पॉजिटिव आया, उनमें भी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट आया है। तो इसलिए मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो आपको एक गंभीरता का लक्षण देता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसके बुखार है, बुखार के साथ साधारण खाँसी-जुकाम है, तो आप घर पे रह के उसका उपचार करें। पर अगर उसकी साँस की गति बढ़ रही है और हर उम्र के हिसाब से एक गति की नॉर्मैलिटी डिफाइंड है, उसको समझ के, और या ऑक्सीजन सैचुरेशन में गड़बड़ आ रही है, आपको अस्पताल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पहले कोविड हुआ है, 2 से 4 सप्ताह बाद बुखार बराबर बना हुआ है, या पेट में दर्द हो रहा है, या आपके दस्त में खून आ रहा है, या पीलिया हो रहा है, साथ में साँस में दिक्कत हो रही है, या बेहोशी आ रही है, इनमें जी, से कोई भी लक्षण है, वो सारे गंभीरता के इंडिकेशन है, और ऐसी कोई भी स्थिति है तो बच्चे को आपको अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
अगर माइनर लक्षण भी हैं, मान लीजिए केवल बुखार ये 5-6 दिन का, तो भी आप इसलिए राय ले बिल्कुल, तो लीजिए कि हल्के आपको लक्षणों को भी इग्नोर खतरे नहीं के करना संकेत। चाहिए। ठीक है डॉक्टर अशोक। डॉक्टर सुमित, बच्चों को कोरोना से बचाने से जुड़ा एक सवाल दिल्ली से हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम विनीत गुप्ता है। मैं प्रीतिवार का निवासी हूँ। मेरा सवाल यह है कि अगले 6 महीने बाद मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी और इस माहौल के अंदर मेरा घर पूरा परिवार अभी कोरोना पॉजिटिव होकर हटा है। क्या 18 साल का बच्चा या उससे कम उम्र का 17 साल का बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है जी, पॉजिटिव तो किसी भी एज का बच्चा हो सकता है। न्यूबॉर्न्स भी देखे हमने जो पॉजिटिव होते हैं, नवजात बच्चे भी पॉजिटिव होते हैं। चलिए, तो कोई भी उम्र का बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, न्यूबॉर्न भी हो सकता है। डॉक्टर अशोक, बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? डॉक्टर अशोक, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर सुमित, बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? डॉक्टर सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर सुमित? हाँ जी। आपको आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बच्चों से जुड़े हर सवाल का जवाब हमारे साथ मौजूद 2 डॉक्टर्स दे रहे हैं कि कैसे जो तीसरी लहर, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दिसंबर तक आने की संभावना है, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में हम बच्चों को कैसे बचाएं, ये हम लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर सुमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है। जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, बच्चों में वैक्सीनेशन तो ट्रायल तो शुरू हो गया है। हमारी अप्रूवल मिल गई है आपको वैक्सीन को। 2 डोज लगनी है, उसका रिजल्ट स्टडी करना है। कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे मैडम। 3 से 6 महीने से पहले आई डोंट थिंक कि हमें कोई रिजल्ट मिल पाएगा। अगर जो पेरेंट्स ईगर हैं कि मेरे बच्चे को अभी लगनी चाहिए, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स है जहाँ पे की वैक्सीन की ट्रायल हो रही है, अपने बच्चे को वहाँ पे एनरोल कराएं एंड दे माइट गेट अ वैक्सीन फ्रॉम देयर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रायल। बच्चों को वैक्सीन देते हुए 15 साल हो गए मैडम। पीडियाट्रिशियन तो दिन रात वैक्सीन ही देता है और वैक्सीन बहुत सेफ है बच्चों में। 15 साल से जो एडल्ट्स में सेफ है वैक्सीन, वो 100% उससे कम साइड इफेक्ट्स होंगे उसके। आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट। 15 साल से मैं दे रहा हूँ और बहुत सालों से वैक्सीनेशन तो आप जानते हैं कब से चल रही है। जी। सो एक डाटा एक्यूमुलेट करने की बात है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में 12 से 16 साल, 12 से 18 साल तक भी उन्होंने अलाउ कर दी है। उससे छोटे बच्चों की भी ट्रायल चल रही है। हमारे यहाँ भी ट्रायल शुरू हो गई है। होपफुली मैम इस साल के एंड तक वी विल हैव द गुड न्यूज़ एंड होपफुली हम दे पाएंगे बच्चों को वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर सुमित। डॉक्टर अशोक, जम्मू से हमारे एक दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर विनोद बख्शी जम्मू से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो बच्चे को क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो वो हम जो एक टर्म है एसएमएस, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन करना, ये 3 चीज़ें तो आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज़, घर के जितने भी अडल्ट्स हैं उनका अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो संक्रमित ना हो, और अगर बाई चांस घर में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो इनको उस बच्चे से दूर रहने की ज़रूरत है। और साथ ही ऐसे-ऐसे बच्चों को जिनको मतलब 14 साल का बच्चा है तो उसको आप एनकरेज करें कि वो फिजिकल एक्टिविटी बराबर करता रहे ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और जैसा पहले हम बोल चुके हैं कि इसका न्यूट्रिशन और इसकी नींद, उसके बारे में पूरा ध्यान रखें। टाइम पे सोए, टाइम पे उठें, और जो स्क्रीन व्यूइंग टाइम है वो भी आप निर्धारित या कंट्रोल रखें। कारण ये हुआ है कि टू मच ऑफ स्क्रीन व्यूइंग टाइम भी आपके बच्चे की मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है और वो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो उसकी लाइफ़स्टाइल पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और आने वाले टाइम पे अगर स्कूल्स खुलती हैं तो वहाँ स्कूल जब भी जाएँ तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो कहीं भी ऐसे बड़े ग्रुप में इकट्ठा ना हो जहाँ संक्रमण होने की संभावना है। ठीक है। डॉक्टर सुमित, कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों को वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? 18 साल से ऊपर के बच्चों को, एडल्ट्स को लेकर बच्चों को वैक्सीन, कोविड वैक्सीन तो नहीं होती है। कोविड वैक्सीन किसी भी इंडिविजुअल को होता है। आज की डेट में रिकमेंडेशन 3 मंथ्स की है। वैक्सीन रिकवरी के 3 महीने बाद लेनी है।
रही बात दूसरी, जो बाकी इम्यूनाइजेशन जो रूटीनली हम बच्चों को देते हैं, वो वैक्सीनेशन में हम कहते हैं कि कोविड के 2 से 4 हफ्ते के बाद दे सकते हैं। आज की डेट में इसका डेफिनेट आंसर नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि फाइनल आंसर कोई है, बट अगर ड्यू है, लॉन्ग टाइम से ड्यू हो गई नॉर्मल वैक्सीनेशन, इट शुड बी गिवन एज अ प्रायोरिटी, क्योंकि कोविड तो कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, तो बट जो मतलब बाकी केस टू केस बीमारियां ये हैं दे डिफर आर करता है। मच मोर सीरियस इन चिल्ड्रन ठीक है, एज ठीक है कंपेयर्ड डॉक्टर टू सुमित। कोविड। डॉक्टर अशोक, मुंबई से हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हनीश खरवर है। मैं मीरा रोड पूनम नगर फेज 3 में रहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक की उम्र है 13 साल, बड़ी वाली जो है, और छोटी वाली की उम्र है 5 साल। अभी जो थर्ड वेव आने की बात चल रही है अक्टूबर तक, तो ऑब्वियसली मुझे चिंता हो रही है बच्चों की, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी जो है 5 साल की, वो ऑलरेडी उसको कोरोना हो चुका था, लेकिन अब वो एकदम क्योर हो चुकी है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि अभी वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए, जिसमें पहले था कि 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन अभी ये भी आ रहा है कि 2 साल के ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन सेम है जो बड़े लोगों को अभी एडल्ट को दिया जाता है, या ये वैक्सीन अलग से आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी शॉर्टेज चल रही है वैक्सीन की और अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने ही बाकी है। तो ऑब्वियसली आई एम वरीड, क्योंकि मैं बच्चों को भी वैक्सीन देना चाहता हूँ। तो ये वैक्सीन वही है जो एडल्ट को दी जाती है, या ये अलग आएगी? ये वैक्सीन जो बच्चों के लिए ट्रायल शुरू होने वाली है, जो 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल, क्योंकि ये कोवैक्सीन अपनी इंडियन वैक्सीन है जिसकी ये ट्रायल शुरू होगी। और बाहर जो इंटरनेशनली कोविशील्ड आज एक्सेप्टेबल हो गई है 12 टू 18 ईयर्स के लिए, तो इनकी सेफ्टी भी प्रूव हो गई है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट क्या रहता है, क्योंकि ये चाहे बच्चों का क्या एक डेवलपमेंट वाला फेज है, जहाँ शरीर में फिजिकल और मेंटल चेंजेस बहुत रैपिड हो रहे होते हैं। तो इस फेज के लिए एक सेफ्टी आना बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन बच्चों में सेफ है या नहीं है यही वैक्सीन, कोई नई वैक्सीन नहीं है, पर ये कि इनकी सेफ्टी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, और यही वो ट्रायल का पार्ट है जो 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल जो शुरू होने वाली है। तो इस ट्रायल में जैसा अभी डॉक्टर साहब भी बोले थे कि अगर ट्रायल में आप रजिस्टर करते हैं तो आपके बच्चों को ये वैक्सीन अभी मिल सकती है। पर आमतौर पे ये माना जाता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तभी लगाऊं जब इसकी सेफ्टी प्रूव हो जाए, क्योंकि सेफ्टी प्रूव होने के बाद आपके दिमाग में कोई संशय नहीं रहेगा। और जब भी ये वैक्सीन की सेफ्टी गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो उसके बाद आप ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। कारण ये है कि जो डिजीज़ हुई है वो आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देने वाली है बच्चे को। तो टीकाकरण करने से उस बच्चे के अंदर प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्शन है उसकी स्थिति में सुधार बिल्कुल, आएगा। तो वैक्सीन जो कहा जा रहा है डॉक्टर अशोक की सुरक्षा कवच है। डॉक्टर सुमित, क्या पेट खराब और जोड़ों में दर्द होना भी कोरोना के लक्षण हैं? जसप्रीत जी, इस सवाल से पहले एक बात मैं वैक्सीनेशन के बारे में जरूर ऐड करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके लिए रिकमेंड करती है। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी फीमेल से, यंग बंदों को भी अटैक कर रही है वायरस, सीरियस कर रही है। सो ऑल द फीमेल जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन मैम, सो क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जी बिल्कुल, क्या पेट खराब और जोड़ों में दर्द होना भी कोरोना के लक्षण हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। दस्त, जोड़ों में दर्द, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ कोविड या पोस्ट कोविड भी हो सकता है। लूज मोशन के साथ तो बहुत बच्चे देखे हैं हमने, इस वेव में बहुत बच्चे देखे हैं जो कि उल्टी दस्त के साथ प्रेजेंट किए हैं हमारे पास। और जोड़ों में दर्द कैन बी अ पार्ट ऑफ लेट मैनिफेस्टेशन, जो कि पोस्ट कोविड हम बोलते हैं, जो कि 2 से 4 हफ्ते बाद आता है। एक्यूट फेज में थोड़ा सा जोड़ों में दर्द डिफिकल्ट है कमेंट करना, बच्चे छोटे होते हैं, बता नहीं पाते हैं जोड़ों में दर्द है, बॉडी में एक है। बॉडी एक तो बहुत कॉमन पार्ट है हमारा कोविड का, किसी को डर से पूछो बॉडी एक हो रहा है, हाँ हो रहा है जी। ऐसे ही बच्चे तो लोकलाइज तो नहीं कर पाएंगे कि जॉइंट एक है, बट थोड़ा बड़ा बच्चा को लोकलाइज कर देगा। बट बॉडी एक जनरली आर अ पार्ट, एंड जॉइंट एक पर से जॉइंट में स्वेलिंग, जॉइंट एक कैन बी अ पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड। ठीक है डॉक्टर अशोक, एक अहम सवाल अहमदाबाद से हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। मेरा नाम नेहा है, मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा एक 7 साल का बच्चा है जो बाहर खेलने जाने की ज़िद करता है। तो सर आप ये बताइए कि क्या हम उसको बाहर खेलने के लिए भेज सकते हैं, और अगर हम उसको बाहर खेलने के लिए भेजें तो उसके जाने से पहले क्या क्या सावधानी रखें, और उसके आने के बाद हम क्या क्या सावधानी रखें? मेरा नाम मोना है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मेरा 9 साल का बेटा है। मुझे डॉक्टर साहब से यही सवाल पूछना है कि उससे बाहर खेलने की जिद करता है बेटा, तो उसे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए?
जैसा ये इस कोविड में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहना ज़रूरी है। जितना इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी उसमें बीमारी होने की संभावना थोड़ी कम होगी और जब भी बीमारी होगी उसके गंभीरता भी कम होगी। और जो भी बच्चा खेलना चाह रहा है फिजिकल एक्टिविटी हमेशा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी, इसलिए खेलने जाने में तो कोई गलती नहीं है, जाने दीजिए। बस जब भी खेलने जाए उससे पहले आप ये बता दीजिए बच्चे को कि भाई उसको हाथ को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है जाने से पहले, और मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब दूर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का एयरबॉर्न मैनिफेस्टेशन की जो बात आ रही है कि ये हवा में वायरस है होता, आप सांस के साथ साथ आप वायरस को अंदर ले सकते हैं। तो आप जब भी बाहर जाएं अपने मास्क पहन के रहें, खेलें तब भी मास्क पहन के खेलें। और साथ ही बहुत ज़्यादा अगर बड़ा ग्रुप है तो एक साथ ग्रुप में नहीं बैठें, क्योंकि जो भी स्पोर्ट है उसमें आप बहुत 1 to 1 फिजिकल कांटेक्ट वाले स्पोर्ट्स अभी अवॉइड करें। बाकी दूसरे स्पोर्ट्स भागने के, दौड़ने के मान लीजिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें और जब भी वापस आए वही सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और मास्क को आप हटा के दूसरा मास्क लगाएं, क्योंकि ये भी देखने को आया है कि मास्क अगर साफ नहीं है तो बड़ों में भी जो फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बढ़ी है उसमें वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर माना जा रहा है। तो बच्चों का भी मास्क जब बाहर से घूम के आए या खेल के आए तो आप उसको साफ करें या बदल दें। बिल्कुल, तो तो सावधानियां बस ये बरतनी 2-3 होंगी। डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सुमित, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम डॉक्टर सुमित, लगातार हम उनसे तीसरी लहर को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे इससे कैसे निपटे। डॉक्टर सुमित, हमारे दर्शक बरेली और मुंबई से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हरेंद्र चौधरी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे 11 साल और 7 साल के 2 बेटे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिलेगी। और मेरा नाम फरहत नकवी है, मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी 14 साल की है। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें हम अपने बच्चों को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं? हमें उनको क्या आहार देना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे इस कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रह सके? मेरे बेटे का नाम अनय श्रीवास्तव है और वो 8 साल का है। क्योंकि सभी को पता है कि अभी सबका फोकस थर्ड वेव पर है जो कि बच्चों के लिए है, तो मेरा डॉक्टर साहब से एक ही सवाल है अभी कि अभी से बच्चों के लिए किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, उनका डाइट किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत मेन रोल निभाता है किसी भी बीमारी के लिए। बहुत ही उत्तम सवाल है मैडम। ये सभी का लगभग एक ही सवाल है कि अपने बच्चे को हम कैसे सुरक्षित रखें। यही सवाल मेरा भी अपने आप से होता है, बच्चों को कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज मैडम, अपने बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं। जो रिकमेंडेशंस हैं 12 साल से ऊपर मास्क, किसी भी बच्चे को 12 ईयर से ऊपर एज अडल्ट्स की तरह मास्क पहनना है, प्रेफरेबली N95। अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क। पहली बात तो मास्क है सबसे जरूरी। दूसरा, बच्चों से बातें करें, उन्हें समझाएं कि भाई दूरी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। वल्नरेबल एज है, बच्चों का मन करता है मैं यहाँ जाऊँ, स्विंग पे जाऊँ, झूले झूलूँ, वीडियो गेम खेलूँ, दोस्तों के साथ खेलूँ, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, भीड़ वाली जगह अवॉइड करनी है। वी हैव टू टॉक टू देम, उनसे बात करके उनका ये दूर करना है कि बेटा ये अभी इस साल आपको बैठना पड़ेगा घर में, ना स्कूल जाना है ना कहीं सोशलाइजेशन के लिए जाना है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैडम, ये तो हो गए बचाव के। तीसरी चीज़, घर से अननेसेसरी बाहर ना निकालें बच्चे को। जैसे 8 साल का बच्चा है जिनका मैडम का, 8 साल का बच्चा भी मास्क पहन सकता है, बट 1 to 1 पेरेंट की सुपरविजन में। तो पेरेंट्स को इंश्योर करना है कि बच्चा अच्छे से मास्क पहने। ये हो गई हमारी बात प्रिवेंशन की। दूसरी चीज आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें आती हैं मैडम? इट इज नॉट ओनली न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज वन फैक्टर ऑफ इम्यूनिटी। बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन, इस पे मैं आऊंगा। और क्या जरूरी है? लाइफ स्टाइल, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, एडिक्वेट स्लीप लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ रूटीन। अब आज की डेट में डॉक्टर्स कहते हैं आधा घंटा इनको वॉक कराओ। अब वॉक कहाँ से करे बच्चा? बाहर तो ले जा नहीं रहे आप, हमने तो घर में कैद कर रखा है। तो क्या करना होता है? बच्चे को सिखाना पड़ता है, बेटा खाना खा लिया, आओ खाना खा के सब लोग हम 10 मिनट डाइनिंग टेबल के आसपास ही 10 चक्कर लगाते हैं और वी वॉक फॉर 10 मिनट्स, 1000 स्टेप्स आफ्टर ईच मील। दिस विल टेक यू अ लॉन्ग वे। इफ यू टेक 1000 steps after each meal, any age group, your food will be digested, your body will have a better immunity, आपकी absorption of food is much better. So ये जो lifestyle modifications हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, अननेसेसरी टीवी न्यूज, अननेसेसरी जो नेगेटिव न्यूज है वो नहीं सुनानी है। पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली सुनानी है, बट नेगेटिव न्यूज कुछ ज्यादा आ रही है आजकल बिकॉज ऑफ कोविड।
इसलिए वो चीज़ अवॉइड करनी है। चौथा है मैडम स्क्रीन टाइम को रोकना। बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं। अब मतलब मजबूरी है, स्कूल भी आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे स्कूल्स भी ऑनलाइन है। उसके बाद बच्चे को खुद भी मन करता है मैं वीडियो देखूं, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं है। तो पेरेंट्स को इनोवेट करना है। एज अ पेरेंट्स आई हैव, मेरे जी बच्चे हैं, मैं क्या करता हूँ, मतलब घर बैठ के आई प्ले कार्ड्स विद देम, आई प्ले कैरम विद देम, आई ट्राई टू प्ले सम फिजिकल गेम्स, जैसे घर के अंदर ही थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लिया। तो बच्चों को, आपको एज पेरेंट्स हमें इनकलकेट करनी है वो चीजें, हमें बच्चों को दिशा दिखानी है कि बेटा आओ लेट्स डू बिल्कुल, दिस। बहुत हमें अहम बच्चों को अपने जानकारियां साथ ज्यादा डॉक्टर सुमित इन्वॉल्व आपने करना है। दी है और ये हर किसी के लिए जरूरी है। डॉक्टर अशोक, क्या बिना लक्षण वाले बच्चों के ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखनी चाहिए? अब बिना लक्षण वालों में तो कोई जरूरत ही नहीं है। कारण ये है कि ये एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में वायरल इन्फेक्शन कहीं भी फैला हुआ नहीं है, और वो कहीं भी वो सिम्टम नहीं दे रहे हैं। सिम्टम के बगैर कोई भी डिजीज के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी लाने में परेशानी है, क्योंकि बहुत सी बार आप देखेंगे कि जो हमारे पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं वो भी अप्रोप्रिएटली वर्क, मतलब काम नहीं करते हैं। और अगर आप कोई गलती से गलत रीडिंग देख लेंगे तो एक अननेसेसरी चिंता का विषय बनेगा। तो आप जो भी क्या बोलते हैं, आपके सांस की तकलीफ के लिए जो देख रहे हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने लक्षणों को मॉनिटर करना है कि अगर आपको ये जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके साथ-साथ आपको कोई बुखार आ रहा है, खाँसी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, या पेट में गड़बड़ हो रही है, या आपको कोई नीले या चकत्ते जैसे कहीं शरीर पर नज़र आ रहे हैं, या आपके हाथ पैरों में कोई ठंडक की अकड़न आ रही है, लक्षण हुए बगैर इसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो यही रहा है आज की तारीख में। काफ़ी लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि उनके लक्षण तो है नहीं, हर तीसरे दिन चौथे दिन जाके अपना कोविड टेस्ट करा लेते हैं। ऐसे देखते हैं कि कहीं मेरे को कोविड तो नहीं लग गया, क्योंकि कोविड लग गया है, पर अगर जी आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है तो ठीक है, तो अभी ये आपको कोई सावधानियां परेशान बरतनी होने की होंगी। डॉक्टर सुमित, मेरा आपसे सवाल है कि दिल और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए? बचाव के तो वही तरीके हैं जो रोज हम सुनते हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, एंड स्टे होम, ये और हैंड सैनिटाइजेशन, यही बेसिक लक्षण है, बचने का यही तरीका है पहला। दूसरा क्या होता है, जैसा कि अभी बातों में बताया था डॉक्टर साहब ने, कि पेरेंट्स बाहर जाते हैं, बच्चा घर पे, पेरेंट्स बाहर गए, पेरेंट को, फादर को इन्फेक्शन हो गई, उससे बच्चों को फैलेगा। तो एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब हमारी पीक पे थी कोविड ट्रांसमिशन इसी महीने में, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि घर पे भी मास्क पहनो। आई थिंक दैट इज टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिकल था व्हेन वी आर इन एट द पीक ऑफ कम्युनिटी जी ट्रांसमिशन। घर पे भी अगर हम मास्क पहन के रखें, स्पेशली जो बच्चे एट रिस्क हैं, इफ यू कैन मोटिवेट देम, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू कैन मोटिवेट देम, घर पे मास्क पहन के रखें वो, तो कुछ हद तक उनका संक्रमण बच सकता है। ठीक है। डॉक्टर अशोक, अहमदाबाद से हमारी दर्शक अनुजा सिंह का एक सवाल है आपके लिए। मेरा नाम अनुजा सिंह है। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा एक 9 साल का बेटा है। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी कोरोना के कोई सीरियस आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं? जैसे बड़ों में ड्यूरिंग रिकवरी या आफ्टर रिकवरी ब्लैक फंगस के केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं। क्या बच्चों में ऐसे कोई सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बच्चों में जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स, अभी हुआ क्या कि जो पहला वेव आया था उसमें बच्चों में संक्रमण बहुत कम हुआ था और बहुत माइल्ड हुआ था, और इसीलिए उसमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को अभी ज़्यादा नहीं मिले हैं। इस बार जो सेकेंड वेव है इसमें डेफिनेटली ज़्यादा गंभीर संक्रमण भी आया है और ज़्यादा लंबा संक्रमण भी आया है, और आने वाले समय पर यही हमें देखने की ज़रूरत रहेगी कि कोई सेकेंडरी इफेक्ट नहीं आया। कुछ केसेस जरूर ऐसे मिले हैं जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन में परेशानी आ रही है, उनको लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ रहा है। पर ये कि हाँ, सेकेंडरी इफेक्ट्स अभी हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ जो और ज़्यादा देखने को मिल रही है वो हमारे को साइकोलॉजिकल या मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिजीज ज़्यादा देखने को मिल रही है, जी क्योंकि जो ये कोविड का फेज़ हुआ है, स्कूलिंग बंद हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट बच्चों में देखने को मिल रहा है। उनको एंग्जाइटी ज़्यादा मिल रही है, डिप्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, रात तो को इन सब नींद से आने में बचना दिक्कत चाहिए। आ रही डॉक्टर है। सुमित भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर सुमित। मैडम, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जो मैडम का सवाल है। एक तो पोस्ट कोविड जो है बच्चों में आ रहा है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में हमसे पहले आया था कोविड, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं। MIS-C 2 से 4 हफ्ते में मेनली
इन्फेक्शन के बाद बच्चों में आ रहे हैं. सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू वॉच एनी अनयूजुअल सिम्टम आफ्टर 2 to 4 weeks ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन. दूसरी चीज ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर है. आई डोंट थिंक वी शुड बी स्केयर्ड अबाउट इट. आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट चिल्ड्रन इन द लॉन्ग वे. ऐसे तो मैम 15 साल से आईसीयू संभालते हैं. आई एम लुकिंग आफ्टर द आईसीयू फॉर लास्ट 15 years. और बच्चे जो सिक होते हैं उनमें हम हायर एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, क्योंकि उनकी क्लिनिकल कंडीशन डिमांड करती है. ऐसे बच्चों में फंगल इन्फेक्शन कोई नई चीज नहीं है. ये तो हम जी 15 साल से देखते रहे, मैं देख रहा हूँ, और ये तो सालों से चलता आ रहा है. जो मेरे सीनियर्स हैं वो तो कितने सालों से देखते हैं. तो फंगल इन्फेक्शंस आर अ पार्ट, बच्चों में होते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ पैंडेमिक, बहुत सारे लोग एक साथ अफेक्ट हुए हैं. सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ केसेस एट वन मतलब गो. पहले से मौजूद ऑल थे वी लेकिन नीड अब टू डू ज्यादा इज देखने को मिल रहा है. ठीक अननेसेसरी है, यूज ऑफ ठीक है. स्टेरॉइड्स नहीं डॉक्टर होना. अशोक, कौन से लक्षण दिखने पर बच्चों को अस्पताल ले जाना चाहिए? जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि हमारे जो अब देखने को मिल रहा है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आमतौर पर कोविड होने के 2 से 4 सप्ताह के बाद आता है. दूसरी चीज क्या हुआ है कि ये भी देखने को मिला है कि कुछ केसेस में जिनमें आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, जिसमें एंटीजन पॉजिटिव आया, उनमें भी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट आया है. तो इसलिए मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो आपको एक गंभीरता का लक्षण देता है. तो अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसके बुखार है, बुखार के साथ साधारण खांसी जुकाम है, तो आप घर पे रहकर उसका उपचार करें. पर अगर उसकी सांस की गति बढ़ रही है और हर उम्र के हिसाब से एक गति की नॉर्मेलिटी डिफाइंड है, उसको समझ के, और या ऑक्सीजन सैचुरेशन में गड़बड़ आ रही है, आपको अस्पताल जाना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको पहले कोविड हुआ है, 2 से 4 सप्ताह बाद बुखार बराबर बना हुआ है, या पेट में दर्द हो रहा है, या आपके दस्त में खून आ रहा है, या पीलिया हो रहा है, साथ में सांस में दिक्कत हो रही है, या बेहोशी आ रही है, इनमें जी से कोई भी लक्षण है वो सारे गंभीरता के इंडिकेशन है. और ऐसी कोई भी स्थिति है तो बच्चे को आपको अस्पताल ले जाना जरूरी है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर माइनर लक्षण भी है, मान लीजिए केवल बुखार ये 5-6 दिन का, तो भी आप इसलिए राय ले बिल्कुल, तो लीजिए कि हल्के आपको लक्षणों को भी इग्नोर खतरे नहीं के करना संकेत. चाहिए. ठीक है डॉक्टर अशोक. डॉक्टर सुमित, बच्चों को कोरोना से बचाने से जुड़ा एक सवाल दिल्ली से हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं. नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम विनीत गुप्ता है. मैं प्रीतिवार का निवासी हूँ. मेरा सवाल ये है कि अगले 6 महीने बाद मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, और इस माहौल के अंदर मेरा घर पूरा परिवार अभी कोरोना पॉजिटिव होके हटा है. क्या 18 साल का बच्चा या उससे कम उम्र का 17 साल का बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है जी. पॉजिटिव तो किसी भी एज का बच्चा हो सकता है. न्यूबॉर्न्स भी देखे हमने जो पॉजिटिव होते हैं, नवजात बच्चे भी पॉजिटिव होते हैं. चलिए, तो कोई भी उम्र का बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, न्यूबॉर्न भी हो सकता है. डॉक्टर अशोक, बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? डॉक्टर अशोक, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर सुमित, बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? डॉक्टर सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो. आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर सुमित? हाँ जी. आपको आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर तक आवाज नहीं पहुंच रही है. बच्चों से जुड़े हर सवाल का जवाब हमारे साथ मौजूद 2 डॉक्टर्स दे रहे हैं कि कैसे जो तीसरी लहर, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दिसंबर तक आने की संभावना है, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है. ऐसे में हम बच्चों को कैसे बचाएं, ये हम लगातार बता रहे हैं. डॉक्टर सुमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है. जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, बच्चों में वैक्सीनेशन तो ट्रायल तो शुरू हो गया है. हमारी अप्रूवल मिल गई है आपको वैक्सीन को. 2 डोज लगनी है, उसका रिजल्ट स्टडी करना है. कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे मैडम. 3 से 6 महीने से पहले आई डोंट थिंक कि हमें कोई रिजल्ट मिल पाएगा. अगर जो पेरेंट्स ईगर हैं कि मेरे बच्चे को अभी लगनी चाहिए, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स है जहाँ पे की वैक्सीन की ट्रायल हो रही है, अपने बच्चे को वहाँ पे एनरोल कराएं, एंड दे माइट गेट अ वैक्सीन फ्रॉम देयर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रायल. बच्चों को वैक्सीन देते हुए 15 साल हो गए मैडम. पीडियाट्रिशियन तो दिन रात वैक्सीन ही देता है, और वैक्सीन बहुत सेफ है बच्चों में. 15 साल से जो एडल्ट्स में सेफ है वैक्सीन, वो 100% उससे कम साइड इफेक्ट्स होंगे उसके. आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट. 15 साल से मैं दे रहा हूँ, और बहुत सालों से वैक्सीनेशन तो आप जानते हैं कब से चल रही है. जी. सो एक डाटा एक्यूमुलेट करने की बात है. अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें
तो वेस्टर्न वर्ल्ड में 12 से 16 साल, 12 से 18 साल तक भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। उससे छोटे बच्चों की भी ट्रायल चल रही है। हमारे यहाँ भी ट्रायल शुरू हो गई है। होपफुली मैम इस साल के एंड तक वी विल हैव द गुड न्यूज़ एंड होपफुली हम दे पाएंगे बच्चों को वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर सुमित। डॉक्टर अशोक, जम्मू से हमारे एक दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर विनोद बख्शी जम्मू से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो बच्चे को क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो वो हम जो एक टर्म है एसएमएस, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन करना, ये 3 चीज़ें तो आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज़, घर के जितने भी अडल्ट्स हैं उनका अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो संक्रमित ना हो, और अगर बाई चांस घर में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो इनको उस बच्चे से दूर रहने की ज़रूरत है। और साथ ही ऐसे-ऐसे बच्चों को जिनको मतलब 14 साल का बच्चा है तो उसको आप एनकरेज करें कि वो फिजिकल एक्टिविटी बराबर करता रहे ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और जैसा पहले हम बोल चुके हैं कि इसका न्यूट्रिशन और इसकी नींद, उसके बारे में पूरा ध्यान रखें, टाइम पे सोए, टाइम पे उठें, और जो स्क्रीन व्यूइंग टाइम है वो भी आप निर्धारित या कंट्रोल रखें। कारण ये हुआ है कि टू मच ऑफ स्क्रीन व्यूइंग टाइम भी आपके बच्चे की मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है और वो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो उसकी लाइफ़स्टाइल पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और आने वाले टाइम पे अगर स्कूल्स खुलती हैं तो वहाँ स्कूल जब भी जाएँ तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो कहीं भी ऐसे बड़े ग्रुप में इकट्ठा ना हो जहाँ संक्रमण होने की संभावना है। ठीक है। डॉक्टर सुमित, कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों को वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? 18 साल से ऊपर के बच्चों को एडल्ट्स को लेकर बच्चों को वैक्सीन, कोविड वैक्सीन तो नहीं होती है। कोविड वैक्सीन किसी भी इंडिविजुअल को होता है। आज की डेट में रिकमेंडेशन 3 मंथ्स में, वैक्सीन रिकवरी के 3 महीने बाद लेंगे। रही बात दूसरी, जो बाकी इम्यूनाइजेशन जो रूटीनली हम बच्चों को देते हैं, वो वैक्सीनेशन में हम कहते हैं कि कोविड के 2 से 4 हफ्ते के बाद दे सकते हैं। आज की डेट में इसका डेफिनेट आंसर नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि फाइनल आंसर कोई है, बट अगर ड्यू है, लॉन्ग टाइम से ड्यू हो गई नॉर्मल वैक्सीनेशन, इट शुड बी गिवन एज अ प्रायोरिटी, क्योंकि कोविड तो कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, तो बट जो मतलब बाकी केस टू केस बीमारियां ये हैं दे डिफर आर करता है। मच मोर सीरियस इन चिल्ड्रन ठीक है, एज ठीक है कंपेयर्ड डॉक्टर टू सुमित। कोविड। डॉक्टर अशोक, मुंबई से हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हनीश खरवर है। मैं मीरा रोड पूनम नगर फेज 3 में रहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। एक की उम्र है 13 साल, बड़ी वाली जो है, और छोटी वाली की उम्र है 5 साल। अभी जो थर्ड वेव आने की बात चल रही है अक्टूबर तक, तो ऑब्वियसली मुझे चिंता हो रही है बच्चों की, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी जो है 5 साल की, वो ऑलरेडी उसको कोरोना हो चुका था, लेकिन अब वो एकदम क्योर हो चुकी है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि अभी वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए, जिसमें पहले था कि 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन अभी ये भी आ रहा है कि 2 साल के ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन सेम है जो बड़े लोगों को, अभी एडल्ट्स को दिया जाता है, या ये वैक्सीन अलग से आएगी? क्योंकि ऑलरेडी अभी शॉर्टेज चल रही है वैक्सीन की और अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने ही बाकी है। तो ऑब्वियसली आई एम वरीड, क्योंकि मैं बच्चों को भी वैक्सीन देना चाहता हूँ। तो ये वैक्सीन वही है जो एडल्ट को दी जाती है या ये अलग आएगी? ये वैक्सीन जो बच्चों के लिए ट्रायल शुरू होने वाली है, जो 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल, क्योंकि ये कोवैक्सीन अपनी इंडियन वैक्सीन है जिसकी ये ट्रायल शुरू होगी। और बाहर जो इंटरनेशनली कोविशील्ड आज एक्सेप्टेबल हो गई है 12 टू 18 ईयर्स के लिए, तो इनकी सेफ्टी भी प्रूव हो गई है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट क्या रहता है, क्योंकि ये चाहे बच्चों का क्या एक डेवलपमेंट वाला फेज है जहाँ शरीर में फिजिकल और मेंटल चेंजेस बहुत रैपिड हो रहे होते हैं। तो इस फेज के लिए एक सेफ्टी आना बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन बच्चों में सेफ है या नहीं है। यही वैक्सीन, कोई नई वैक्सीन नहीं है, पर ये कि इनकी सेफ्टी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, और यही वो ट्रायल का पार्ट है जो 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल जो शुरू होने वाली है। तो इस ट्रायल में जैसा अभी डॉक्टर साहब भी बोले थे कि अगर ट्रायल में आप रजिस्टर करते हैं तो आपके बच्चों को ये वैक्सीन अभी मिल सकती है। पर आमतौर पे ये माना जाता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तभी लगाऊं जब इसकी सेफ्टी प्रूव हो जाए, क्योंकि सेफ्टी प्रूव होने के बाद आपके दिमाग में कोई संशय नहीं रहेगा। और जब भी ये वैक्सीन की सेफ्टी गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो उसके बाद आप ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। कारण ये है कि जो डिजीज़ हुई है वो आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देने वाली है बच्चे को। तो टीकाकरण करने से उस बच्चे के अंदर
प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्शन है उसकी स्थिति में सुधार बिल्कुल, आएगा। तो वैक्सीन और जो वो कहा जा रहा है डॉक्टर अशोक की सुरक्षा कवच है। डॉक्टर सुमित, क्या पेट खराब और जोड़ों में दर्द होना भी कोरोना के लक्षण हैं? जसप्रीत जी, इस सवाल से पहले एक बात मैं वैक्सीनेशन के बारे में जी। जरूर ऐड करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके लिए रिकमेंड करती है। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी फीमेल से, यंग बंदों को भी अटैक कर रही है वायरस, सीरियस कर रही है। सो ऑल द फीमेल्स जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन लीजिए। जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन मैम, सो क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन जी प्लीज? बिल्कुल, क्या पेट खराब और जोड़ों में दर्द होना भी कोरोना के लक्षण हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। दस्त, जोड़ों में दर्द, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ कोविड या पोस्ट कोविड भी हो सकता है। लूज मोशन के साथ तो बहुत बच्चे देखे हैं हमने, इस वेव में बहुत बच्चे देखे हैं जो कि उल्टी दस्त के साथ प्रेजेंट किए हैं हमारे पास। और जोड़ों में दर्द कैन बी अ पार्ट ऑफ लेट मैनिफेस्टेशन, जो कि पोस्ट कोविड हम बोलते हैं, जो कि 2 से 4 हफ्ते बाद आता है। एक्यूट फेज में थोड़ा सा जोड़ों में दर्द डिफिकल्ट है कमेंट करना, बच्चे छोटे होते हैं, बता नहीं पाते हैं। जोड़ों में दर्द है, बॉडी में एक है, बॉडी एक तो बहुत कॉमन पार्ट है हमारा कोविड का। किसी को डर से पूछो बॉडी एक हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जी। ऐसे ही बच्चे तो लोकलाइज तो नहीं कर पाएंगे कि जॉइंट एक है, बट थोड़ा बड़ा बच्चा होगा वो लोकलाइज कर देगा। बट बॉडी एक जनरली आर अ पार्ट, एंड जॉइंट एक पर से, जॉइंट में स्वेलिंग, जॉइंट एक कैन बी अ पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड। ठीक है डॉक्टर अशोक, एक अहम सवाल अहमदाबाद से हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। मेरा नाम नेहा है, मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा एक 7 साल का बच्चा है जो बाहर खेलने जाने की ज़िद करता है। तो सर आप ये बताइए कि क्या हम उसको बाहर खेलने के लिए भेज सकते हैं, और अगर हम उसको बाहर खेलने के लिए भेजें तो उसके जाने से पहले क्या क्या सावधानी रखें, और उसके आने के बाद हम क्या क्या सावधानी रखें? मेरा नाम मोना है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मेरा 9 साल का बेटा है। मुझे डॉक्टर साहब से यही सवाल पूछना है कि उससे बाहर खेलने की जिद करता है बेटा, तो उसे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? जैसा ये इस कोविड में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहना जरूरी है। जितना इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी उसमें बीमारी होने की संभावना थोड़ी कम होगी, और जब भी बीमारी होगी उसके गंभीरता भी कम होगी। और जो भी बच्चा खेलना चाह रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी। इसलिए खेलने जाने में तो कोई गलती नहीं है, जाने दीजिए। बस जब भी खेलने जाए उससे पहले आप ये बता दीजिए बच्चे को कि भाई उसको हाथ को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है जाने से पहले, और मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का एयरबॉर्न मैनिफेस्टेशन की जो बात आ रही है कि ये हवा में वायरस है होता है, आप सांस के साथ साथ आप वायरस को अंदर ले सकते हैं। तो आप जब भी बाहर जाएं अपने मास्क पहन के रहें, खेलें तब भी मास्क पहन के खेलें। और साथ ही बहुत ज़्यादा अगर बड़ा ग्रुप है तो एक साथ ग्रुप में नहीं बैठें, क्योंकि जो भी स्पोर्ट है उसमें आप बहुत 1-to-1 फिजिकल कांटेक्ट वाले स्पोर्ट्स अभी अवॉइड करें। बाकी दूसरे स्पोर्ट्स भागने के, दौड़ने के मान लीजिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें, और जब भी वापस आए वही सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, और मास्क को आप हटा के दूसरा मास्क लगाएं, क्योंकि ये भी देखने को आया है कि मास्क अगर साफ नहीं है तो बड़ों में भी जो फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बढ़ी है, उसमें वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर माना जा रहा है। तो बच्चों का भी मास्क जब बाहर से घूम के आए या खेल के आए तो आप उसको साफ करें या बदल दें। बिल्कुल, तो तो सावधानियां बस ये बरतनी 2-3 होंगी। डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सुमित, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो